हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए फार्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर हम बात करें इससे पहले तो हम पिछली वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार की ऐसी अवस्था थी जिसमें किसी वस्तु के बहुत ज़्यादा उत्पादक थे, जिसकी वजह से उस बाज़ार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था तथा किसी भी फर्म का प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं था। दूसरी तरफ हमने स्टडी की थी मोनोपोली मार्केट की। मोनोपोली बाज़ार की ऐसी अवस्था थी जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक था, जिसकी वजह से उस बाज़ार में कोई कंपटीशन नहीं था तथा इस बाज़ार में, मोनोपोली बाज़ार में, कीमतों के ऊपर एक फर्म का पूर्णतः कंट्रोल था। अब हम स्टडी करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों बाज़ार की बीच की सिचुएशन है। इस बाज़ार में मोनोपोली के भी गुण पाए जाते हैं और कंपटीशन के भी गुण पाए जाते हैं। मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मैनी प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट बट ईच ऑफर ए स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। बाज़ार की इस सिचुएशन में हमारे बहुत ज़्यादा उत्पादक होते हैं, परंतु सभी उत्पादक अलग अलग किस्म की अपनी वस्तुओं को तैयार करते हैं। क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव वस्तुओं में भिन्नता पाई जाती है। वस्तुएं हमारी डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, परंतु हमें ध्यान रखना है इस बाज़ार में जितनी भी हमारी उत्पादक वस्तुएं होंगी वे क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगी। मीन्स अगर एक उपभोक्ता अगर चाहे तो एक्स फर्म की वस्तु ना खरीद के वाई फर्म की वस्तु भी खरीद सकता है, क्योंकि हमारी जो वस्तुएं हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं। एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है हमारी अजम्पशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट अजम्पशन है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। बाज़ार में फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो हमारे क्रेता हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। सेकंड अजम्पशन है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जो फर्में उत्पाद तैयार करती हैं उन सभी उत्पादों में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव भिन्नता पाई जाती है। हमारे जो उत्पाद हैं वो विभेदीकृत होते हैं, वे एक जैसे उत्पाद नहीं होते। जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, वहाँ पे उत्पाद कैसे थे? समरूप थे, उत्पाद एक जैसे थे, बिल्कुल सेम थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उत्पाद बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल समरूप नहीं होते हैं, बल्कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। उनमें क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव कुछ न कुछ, किसी न किसी न प्रकार की भिन्नता ज़रूर पाई जाती है। हमारा थर्ड अजम्पशन है कि फर्मों के प्रवेश के ऊपर और फर्मों के बाहर जाने के ऊपर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। सेम अजम्पशन हमारी परफेक्ट कंपटीशन में भी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा सेलिंग कॉस्ट। इससे पहले जो भी हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो या फिर मोनोपोली हो, बाज़ार की दोनों अवस्थाओं में सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बाज़ार में क्योंकि सभी उत्पाद क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, जिसकी वजह से सभी फर्में अपने उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का प्रयास करेंगी। इस प्रयास के लिए सभी फर्में फोकस करेंगी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, सेलिंग कॉस्ट के ऊपर, जिससे हमारे कंज्यूमर का ब्रेन वॉश हो, अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट की तरफ। सभी फर्में अपने अपने उत्पादों की तरफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए सेलिंग कॉस्ट के ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट अजम्पशन है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इस बाज़ार में कुछ मोनोपोली के भी गुण होते हैं, तथा अगर हम बात करें इस फर्म की, तो इस बाज़ार की सिचुएशन में सभी फर्में अपने उत्पाद की अकेली विक्रेता होती हैं।
हालांकि वो बात अलग है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, बट अपने उत्पाद की अकेली विक्रेता होती है, जिसकी वजह से फर्मों को कुछ ना कुछ मोनोपोली पावर भी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी अजम्पशन है लिमिटेड मोबिलिटी। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लेबर हो या फिर कैपिटल हो, उन दोनों की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में फुल मोबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारी अजम्पशन है इम्परफेक्ट नॉलेज। चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर हो, चाहे वो हमारे कंज्यूमर हो, दोनों को जो नॉलेज होती है वो परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। नॉलेज किस चीज़ की? मार्केट सिचुएशंस की। नेक्स्ट हमारे जो अजम्पशन है नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता। जो हमारी फर्में हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोशिश करती हैं कि उनके मध्य किसी प्रकार का कीमत प्रतियोगिता न हो। अगर कीमत प्रतियोगिता होगी तो इनसे कीमत प्रतियोगिता की वजह से सभी फर्मों को नुकसान होगा। तो सभी फर्में कीमत प्रतियोगिता से बचने के लिए प्रयास करती हैं, इसकी अपेक्षा नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर फोकस करती हैं, गैर कीमत प्रतियोगिता के ऊपर अपना प्रभाव डालने की कोशिश रखती हैं, ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सके, अपनी सेल्स को बढ़ाया जा सके। अब बात आती है हमारे AR कर्व और MR कर्व की। हमने मोनोपोली में पढ़ा था कि हमारी एक फर्म के AR और MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हुए होते हैं। और साथ में अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें भी क्योंकि कुछ गुण मोनोपोली के हैं, जिसकी वजह से हमारे AR कर्व और MR कर्व ऊपर से नीचे गिरते हुए होते हैं। परंतु हमें एक बात ध्यान रखनी है कि मोनोपोली बाज़ार में जो हमारे AR और MR होंगे वो ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए होंगे, परंतु उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, लेस इलास्टिक होंगे। जबकि मोनोपोली कंपटीशन में AR MR भले ही ऊपर से नीचे गिर रहे हों, परंतु इनकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मोनोपोली बाज़ार में AR और MR कर्व लेस इलास्टिक हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR और MR कर्व मोर इलास्टिक हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है, मोनोपोली में पढ़ा है, उसी प्रकार एक फर्म के संतुलन के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारी 2 शर्तें होती हैं, MR इक्वल टू MC, MC कट बिलो MR। पहली कंडीशन है कि संतुलन बिंदु के ऊपर हमारी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। दूसरी हमारी शर्त है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे। तो इस प्रकार इस बाज़ार में भी सेम वही शर्तें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली बाज़ार की अवस्था में। द फर्म में अर्न, सबसे पहले बात आती है हमारी प्रॉफिट की। तो हमारे प्रॉफिट किसके इक्वल होते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर हमने पर यूनिट प्रॉफिट निकालने हैं तो फिर कैसे निकालेंगे हम? एवरेज कॉस्ट को हम लेस कर देंगे एवरेज रेवेन्यू से, यानी कि एवरेज रेवेन्यू माइनस में एवरेज कॉस्ट, तो हमारी पर यूनिट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। अब हमने देखना है कि कोई भी फर्म संतुलन में कैसे है, ये तो बता दिया MR और MC ने कि हमारे MR इक्वल टू MC होने चाहिए और MC कट बिलो MR। बट वह फर्म संतुलन के समय कितने प्रॉफिट कमा रही है ये बताएगी हमारी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। अगर हमारी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, संतुलन के समय एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो वह रिप्रेजेंट करेगा कि वह फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में काम करने लग रही है। अगर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं तो वह फर्म केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रही है।
अगर इसके विपरीत अगर उस फर्म की एवरेज रिवेन्यू कम है बल्कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, तो कॉस्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि वह फर्म लॉसेस में काम करने लग रही है। जिस प्रकार हमारे परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में हमारे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से सेम, उसी प्रकार से हमारे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यू आकार के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होते हैं। इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हम दो तरीके से इनका अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है अल्पकाल, दूसरा हमारा है दीर्घकाल, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। जिस प्रकार परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली में एक फर्म अल्पकाल में 3 सिचुएशन में अपना इक्विलिब्रियम पे हो सकती थी, उसी प्रकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म के सामने 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो कब होगी? जब हमने पढ़ा अभी एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। दूसरी सिचुएशन है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो। तीसरी सिचुएशन है हमारी मिनिमम लॉसेस, जब हमारी एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट। इस प्रकार से एक फर्म अल्पकाल में 3 सिचुएशन के अंडर अपना इक्विलिब्रियम पा सकती है: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। एक फर्म तीनों अवस्थाओं में से किस अवस्था में होगी, ये डिपेंड करेगा उस फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, लागत का ढांचा कैसा है। अगर लागतें ज़्यादा हैं, रिवेन्यू कम है, तो वह फर्म लॉसेज में होगी। अगर लागतें कम हैं, रिवेन्यू ज़्यादा है, तो वह फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में होगी। अगर हम बात करें लॉन्ग रन प्रॉफिट की, तो लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन होगी? हमने अभी पढ़ा था यह जो बाज़ार होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की सिचुएशन होती है। इसमें भी कुछ ना कुछ कंपटीशन के गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह फर्म दीर्घकाल में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी, क्योंकि इस बाज़ार में कंपटीशन के गुण होते हैं। जब दीर्घकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो अन्य फर्में उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के मार्केट की तरफ आकर्षित होंगी, मार्केट में आएंगी, सप्लाई करो हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा। सप्लाई बढ़ने से हमारे प्राइसेस कम हो जाएंगे, रिवेन्यू कम हो जाएंगी। यानी कि जब मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हैं, तो नई फर्में मार्केट में आएंगी। इसके विपरीत जब मार्केट में मिनिमम लॉस की सिचुएशन हो, मैक्सिमम फर्में लॉस कमाने लग रही हों, तो उस समय जो इनएफिशिएंट फर्में होंगी, अकुशल फर्में होंगी, वो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी। यानी कि जिन फर्मों की कॉस्ट ज़्यादा होगी रिवेन्यू से, वो अल्पकाल में तो कुछ प्रोडक्शन कर सकती हैं, वो भी कितना करेंगी? हमने पढ़ा था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट तक एक फर्म अपना अल्पकाल में उत्पादन कर सकती है, क्योंकि कोई भी फर्म फिक्स कॉस्ट का लॉस तो सहन कर सकती है, परंतु वेरिएबल कॉस्ट का लॉस सहन नहीं कर सकती है। इस प्रकार एक फर्म केवल और केवल फिक्स कॉस्ट का ही लॉस सहन करेगी, वेरिएबल कॉस्ट का लॉस सहन नहीं करेगी। वह फर्म मार्केट को छोड़ के चली जाएगी। लॉन्ग रन में क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इनएफिशिएंट फर्में मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी और एफिशिएंट फर्में मार्केट में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में केवल और केवल एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होंगे। अल्पकाल में पहली सिचुएशन है हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। AR करो, MR करो। इक्विलिब्रियम के लिए हमारी शर्त थी MR इक्वल टू MC कट बिलो MR। ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट करो। जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट करो ने मार्जिनल रिवेन्यू करो को नीचे से काटा, यानी कि हमारा ई बिंदु, वो ई बिंदु हमारी फर्म के लिए एक संतुलन का बिंदु है। इस बिंदु के ऊपर एक फर्म संतुलन में है। OP1 मात्रा का हमारा प्राइस डिसाइड हुआ है। इस प्राइस के ऊपर एक फर्म अपने उत्पाद को बेचेगी। यह फर्म लॉस में है, नॉर्मल प्रॉफिट में है या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में है, ये डिसाइड करेगी हमारी एवरेज कॉस्ट। इस सिचुएशन में, इस वाले ग्राफ में हमारी एवरेज कॉस्ट लेस देन है
एवरेज रिवेन्यू से, यानी कि हमारे रिवेन्यू ज़्यादा है और हमारी जो कॉस्ट है वो कम है। तो हमारी जो फर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पर यूनिट प्रॉफिट कमाने लग रही है। टोटल प्रॉफिट कितना है? P1A GT। ये वाला जो छायादारक क्षेत्र है ये एक फर्म के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस प्रकार एक फर्म अल्पकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर सकती है जब इसकी एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। दूसरी सिचुएशन है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट केवल तभी एक फर्म को प्राप्त होते हैं जब एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए बिंदु के ऊपर हमारे एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि यह फर्म केवल और केवल अल्पकाल में नॉर्मल प्रॉफिट गेन करने लग रही है। तीसरी सिचुएशन है हमारी मिनिमम लॉस की। जब हमारी एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रिवेन्यू से, तब इस सिचुएशन में वह फर्म लॉसेस के ऊपर काम करने लग रही है। चित्र में जो हमारा छायादारक क्षेत्र है PABT, ये वाला जो क्षेत्र है ये रिप्रेजेंट करने लग रहा है कि फर्म अल्पकाल में मिनिमम लॉसेस के ऊपर काम करने लग रही है। अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, अभी हमने डिस्कस किया है कि लॉन्ग रन सिचुएशन में क्योंकि इस बाज़ार में कंपटीशन होता है जिसकी वजह से केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही एक फर्म को प्राप्त होंगे। इस सिचुएशन में अकुशल फर्में मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी तथा कुशल फर्में मार्केट में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में एक फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होते हैं। इस सिचुएशन में हमारी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होती हैं। ए बिंदु के ऊपर अपना इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ है, जहां पर एक फर्म OP1 प्राइसेस के ऊपर OX1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्क्राइब मैनी मार्केट इन द इकोनॉमी। मार्केट कंपटीशन हमारी दो एक्सट्रीम सिचुएशन थी हमारी मार्केट की, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। उन दोनों के बीच की सिचुएशन है और रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। बहुत ज़्यादा फर्मों को डिस्क्राइब यह सिचुएशन करती है। सेकंड पॉइंट है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट आर एवरीवेयर। कभी भी रियल लाइफ में हम देखेंगे तो दो कंपनी के द्वारा बनाए गए उत्पाद बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता ही होता है, जिसकी वजह से हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारी रियल लाइफ में मौजूद होती है। इस बाज़ार में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कैन गिव सम मोनोपोली पावर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि मोनोपोली पावर भी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होती है। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक फर्म बनाएगी, जिसको देख के कंज्यूमर आकर्षित होंगे, ख़रीदने को तैयार होंगे, उतनी ही ज़्यादा एक फर्म को मोनोपोली पावर प्राप्त होगी।